अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी और इसके रिलेटेड जो थ्योरम है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी उसको डिस्कस किया था और मैंने आपको उसकी एप्लीकेशंस भी दिखाई थी। तो बेटा आज का जो क्लास है इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी स्टडी करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी और वर्क के बीच में जो रिलेशन है या जिसको आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। तो वो वाला जो लॉ है, ये वाली जो थ्योरम है वो आज हम बेटा इस क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मैकेनिकल एनर्जी का आएगा। मैकेनिकल एनर्जी, और जहां तक मैकेनिकल एनर्जी का ताल्लुक है इसका सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। अगर आपको देखनी है कि एक बॉडी के पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करिए, तो जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिंपली सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। बेटा मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ाए हैं। अभी ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको जब हम लीनियर मोमेंटम डिस्कस करेंगे तब जाके इसको हम उसके साथ रिलेट करेंगे। अभी कुछ और एप्लीकेशंस में काइनेटिक एनर्जी की आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल अभी आपने जो काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन याद रखी है दैट इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बिकॉज ऑफ द मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने याद रखा है कि इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज और द इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्सेज। तो बेटा this mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy. Fine. अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, दिस मैकेनिकल एनर्जी इसका जो वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, इसका वैल्यू जीरो भी आ सकता है। जीरो कब आएगा बेटा? जीरो तब आएगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की हमेशा पॉजिटिव आती है, इसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकता है और वो तब होगा जब बॉडी रेस्ट में होगी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब है वो ये होता है कि जो बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है वो रिपल्सिव है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है अट्रैक्शन, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि बॉडी पे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव हो सकती है हमेशा, इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों का वैल्यू जो है ऐड करके हमारा मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पर काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। उस केस में भी मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव कब आएगी? वो तब आएगी जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा होगा। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। सो मैकेनिकल एनर्जी कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है और इसका जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, और इसका जो यूनिट है बेटा, क्योंकि ये एनर्जी ही है, एनर्जी आप कोई भी ले लो, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, मैकेनिकल हो, थर्मल हो, केमिकल हो, कोई भी एनर्जी हो इंक्लूडिंग वर्क, हर एक का जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर मैकेनिकल एनर्जी। अब हमारी थ्योरम आ जाती है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पे वी हैव थ्योरम थर्ड थ्योरम जो हम इस यूनिट की डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, तो वर्क को हम रिलेट करेंगे इस मैकेनिकल एनर्जी से, और इस वाली थ्योरम को हम बेटा कहते हैं कभी कभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस थ्योरम को हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो मैं स्टेटमेंट इसका आपको बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये थ्योरम क्या स्टेट करती है बेटा। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और ये जो सिस्टम है आपके पास, इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है,
या अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है पर उस एक्सटर्नल फोर्स की जो वर्क डन है वो 0 है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, और जो इंटरनल फोर्स इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे कंजर्वेटिव है, तब जाके बेटा क्या होगा, इस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं इनको बेटा। पॉइंट नंबर 1, पहली कंडीशन है, अगर आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रहे, एक सिस्टम है आपके पास एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, और अब अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0, बेटा दीज आर द कंडीशंस फॉर दिस थ्योरम, कि अगर आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और अब अगर एक्सटर्नल फोर्स है द वर्क डन बाय दोज एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0, ठीक है, प्लस एंड और क्या कंडीशन है बेटा, जो इंटरनल फोर्स इस सिस्टम में एग्जिस्ट हो रहे हैं दोज आर कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, और यू नो व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेस। तब जाके क्या होगा, ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, अब अगर कर रहा है द वर्क डन बाय दोज एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0, एंड जो भी इस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस है वो सारे कंजर्वेटिव है, तब जाके क्या होगा, तब जाके बेटा जो है इस सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, द टोटल सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। So mechanical energy of a system is conserved when no external force is acting on the system, or the work done by external forces is 0 and the internal forces are conservative। इसका मतलब है अगर सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, तब जाके जो एक सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसका क्या मतलब है बेटा, तो ये तो मैंने बता दिया इसका स्टेटमेंट, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं बेटा। अब इसका क्या मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल कांस्टेंट, इसका मतलब है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। सम कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है अगर कभी इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, पर अकॉर्डिंगली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी वैरी होगी ताकि दोनों का जो सम है वो सेम रहे। अब ऐसे भी कह सकते हो अगर इस सिस्टम की बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, देयरफॉर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल कम होगी। ओवरऑल जो सम ऑफ एनर्जीज है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिए ये बात कि पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब है द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो इसका मतलब है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इंक्रीजेस इट मींस द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। सो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ रहा है? तो इसी वजह से कभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कभी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। So this is what mean by saying that the mechanical energy of this system will remain constant. So it means the sum of kinetic and potential energy will remain constant. So does it mean that kinetic and potential will also remain constant? No, kinetic energy will change, kinetic energy may change, potential energy may change, but the sum of these two energies will always remain constant. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि sum of kinetic plus potential will remain constant. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that initial kinetic energy plus initial potential energy will always be equal to final kinetic energy plus final potential energy. Or you can write K1 plus U1, 1 represents initial energies,
will always be equal to K2 plus U2। तो बेटा अब अगर इनमें से काइनेटिक कम हुई है तो पोटेंशियल बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। सो जो एक सिस्टम की पहले एनर्जी थी वही इस सिस्टम की एनर्जी लास्ट में भी होगी। बीच में चाहे जो भी हो पर इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है बेटा। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ law of conservation of energy that the mechanical energy of a system will remain constant provided condition क्या है बेटा, external force should be zero or the work done by external force should be zero and the internal forces acting on the system they must be conservative। ठीक है। अब चलो बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करवाता हूँ और इन एग्जांपल्स के जरिए ये जो हमने थ्योरम या स्टेटमेंट पढ़ा है ये एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। एक कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स आपको मैं करवाता हूं। देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ये मान लो बेटा ग्राउंड सरफेस है हमारा, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज m। फाइन, शाबाश। तो ये सरफेस से कितनी हाइट पे है, लेट अस सपोज इट इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस है आपके पास और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये सरफेस से कितनी दूरी पे है, एट अ हाइट h। हम क्या करेंगे बेटा, इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करेंगे, वी विल रिलीज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस हाइट और जब ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा, लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी होगी v, वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा फाइंड द वेलोसिटी with which it strikes the ground। find the velocity with which it strikes the ground। बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं काइनेमेटिक्स में भी, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी। जो हमारा रिजल्ट वहां पे आया था वही रिजल्ट यहाँ पे भी आएगा। अभी जो ये प्रॉब्लम है ये हमें सॉल्व करनी है यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट है मास m, इसको रिलीज करना है फ्रॉम हाइट h और ये जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो हम क्या करेंगे बेटा, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। हम पहले देखेंगे जब ये टॉप पे था तो इसकी इस पोजीशन पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी। फिर जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा फिर हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी फिर से चेक करेंगे। पहले यहां पे देखेंगे अगर आप ये ऑब्जेक्ट और ग्राउंड दोनों को मिला के एक ही सिस्टम ट्रीट करेंगे तो यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और जो इंटरनल फोर्स है इस पे कौन सा फोर्स इंटरनल है, जो ग्राउंड इस पे, जो ग्रेविटी का फोर्स इस पे है। चूंकि हमने ग्राउंड और इसको एक ही सिस्टम माना है तो जो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है वो इंटरनल फोर्स है और वो कंजर्वेटिव है। तो हम थ्योरम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो हम यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का मतलब है इसकी जो पहले पोजीशन पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी वही इसकी लास्ट पोजीशन पे भी होगी। एंड लेट अस सपोज इनिशियल पोजीशन जब ये हाइट h पे था तब जाके जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो m1 है और जो लास्ट जब ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो m2 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो इसका मतलब है दिस m1 विल बी इक्वल टू m2। सो m1 इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, m2 विल आल्सो बी इक्वल टू k2 प्लस u2। ठीक है। सो वायर दिस 1 रिप्रेजेंट्स एनर्जी एट दिस पोजीशन एंड 2 रिप्रेजेंट्स एनर्जी एट दिस पोजीशन। ठीक है। अब बताओ बेटा जब आपने इसको रिलीज किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है बेटा। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये एट अ हाइट h पे था तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। वी आर एज्यूमिंग दैट द एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑन दिस सरफेस ऑफ अर्थ इज 0। हम ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है इसको डेटम ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, mgh। तो u1 का जो वैल्यू है वो आएगा mgh। दिस इज इक्वल टू k2। k2 इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन। जब ये स्ट्राइक करेगा इसकी वेलोसिटी हमने कितनी रखी है v, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, 1/2 mv स्क्वायर प्लस
जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो ग्राउंड पे हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या ली है बेटा, 0, तो U2 का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। ठीक है बेटा, ये m और ये m कैंसिल हो गया, हमें v का वैल्यू निकालना, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh इक्वल टू v स्क्वायर, और यू कैन से वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। बेटा अगर आपको याद होगा जब हमने काइनेमेटिक्स से यही मोशन अंडर ग्रेविटी में यही प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो हमारा जो आंसर है यही आया था, दैट द फाइनल वेलोसिटी विद विच दिस ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल थी जिसके जरिए हमने इस लॉ को एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, शाबाश। अब चलो बेटा दूसरी एग्जाम्पल हम करते हैं। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल नंबर 2, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये एक बेटा ऐसे मान लो एक सरफेस है, ये यहाँ पे फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग लगी है ऐसे। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, और अगर ये ग्राउंड सरफेस आपने माना है, तो ये जो ग्राउंड सरफेस से इस पोजीशन की हाइट है, लेट अस सपोज दैट इज h। इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लो। अब ये ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे, और हमारे पास एक ऐसे एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा दिस इज अ स्मूथ सरफेस। अगर ये स्मूथ है तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे, उसको टॉप पे रखेंगे। ये यहाँ पे टॉप पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, इसका मास m है। बेटा अगर हम इस मास को रिलीज करेंगे, इसको इनिशियल पुश देंगे फ्रॉम टॉप हाइट h, इसका क्या होगा, ये नीचे गिरेगा 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 और इस स्प्रिंग के साथ स्ट्राइक करेगा। जब ये इस स्प्रिंग के साथ स्ट्राइक करेगा, ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो एक वेलोसिटी अटेन करेगा। उस वेलोसिटी के साथ जब ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस, इस स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा तो इसको कंप्रेस करेगा। और हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द कंप्रेशन, फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द कंप्रेशन इन स्प्रिंग। हमें देखना है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन मान लो कंप्रेशन इसमें होगा x, और इस x का हमें निकालना है वैल्यू, हाउ मच, बाय हाउ मच अमाउंट दिस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर से देखो बेटा, ये एक सरफेस है, इस तरह का सरफेस है। यहाँ पे ये जो इसका जो टॉप पॉइंट है वो इस ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, एट हाइट h, और लास्ट में ये जो सरफेस है इस ट्रैक के लास्ट पे एक स्प्रिंग लगी है, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है। हमें क्या करना है बेटा, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इसको हम यहाँ से रिलीज करवाएंगे, और जब ये रिलीज होगा फाइनली ये स्ट्राइक करेगा इस स्प्रिंग के साथ ग्राउंड सरफेस पे, तो ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। हमें देखना है कि कंप्रेशन कितना होगा, उस कंप्रेशन का हमें निकालना वैल्यू। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे करेंगे, ये सारे सिस्टम को हम सारे सिस्टम को हम एक ही सिस्टम ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जो है इंटरनल फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब जो भी फोर्सेस अंदर से होंगे, चाहे वो ग्रेविटेशन हो या और कोई हो, वो कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली करते हैं यूज। हम क्या करते हैं, इसको हम मानते हैं पोजीशन फर्स्ट, और इसको हम मानते हैं यहाँ पे पोजीशन सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो लॉ है वो कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 1 विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सेकंड। हम देखेंगे ये जो पार्टिकल है या इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है इसकी इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी और फाइनल कितनी है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो इस सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप यहां देखेंगे, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी हाइट पे है बेटा, इट इज एट अ हाइट ऑफ h, तो इसके पास जो एनर्जी है अभी वो खाली पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी अवेलेबल है इसके पास, दैट इज mgh। क्या इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है इनिशियली? नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, नहीं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसका मतलब है इसके पास, इस सिस्टम के पास, तो इनिशियली जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है? नहीं हुई है, तो इसका मतलब है इस स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। तो इनिशियली जो है टोटल एनर्जी जो अवेलेबल है इस सिस्टम के पास
दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू mgh। तो इनिशियल एनर्जी जो सिस्टम के पास है बेटा वो दैट इज mgh। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा 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 इसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो अब ग्राउंड सरफेस पे आ गया, तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 बन गई। ठीक है, फिर जब ये इस स्प्रिंग को कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये इसको कंप्रेस करेगा और फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे आ जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट फाइनली कंप्रेशन करके रेस्ट पे आ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0। फिर हम देखेंगे स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कंप्रेस हुई है बाय एन अमाउंट एक्स, तो इसका मतलब स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वही जो है एनर्जी इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी आ जाती है। तो फाइनली जो इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी आ जाती है दैट इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। और उसका वैल्यू कितना होता है बेटा, दैट इज 1/2 kx²। तो इनिशियली एनर्जी इस सिस्टम के पास थी mgh, अब फाइनली ये एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हमें इस x का निकालना वैल्यू, तो कर लो सॉल्व बेटा। ये 2 यहां आ जाएगा तो 2mgh, ये k होगा डिवाइड और दिस विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर इधर लाओ तो रूट बन जाएगा। तो ये आपका निकला वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब चलो बेटा एक और प्रॉब्लम करवाते हैं आपको ऐसे। प्रॉब्लम नंबर 3, लेट अस सपोज हमारे पास एक हिल है ऐसे, ये मान लो हमारा ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, तो एक हिल है ऐसे, मान लो एक पहाड़ी है ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारे पास एक माउंटेन है और मैं हाइट दे देता हूं बेटा। मान लो यहाँ पे जो हाइट है दिस इज 100 मीटर, यहाँ पे जो हाइट है लेट अस सपोज दिस 70 मीटर, और यहाँ पे जो हाइट है लेट अस सपोज दिस इज 40 मीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल पे है और इसका जो मास है दैट इज 5 kg ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल सरफेसेस जो है आर स्मूथ। ये लिखा बेटा क्वेश्चन में कि जो भी सरफेस है ना वो स्मूथ है, इसका मतलब है फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक पहाड़ी है और इसके डिफरेंट पीक्स हैं। हाईएस्ट पीक है 100 मीटर की, फिर है 70 मीटर, फिर है 40 मीटर और फिर ग्राउंड सरफेस आ जाता है। और हमारा एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, ये हाईएस्ट पीक पे है। यहाँ पे जो सरफेस है ना ये स्मूथ है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये गिरेगा तो यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे खुद चला जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। हाँ, जब ये बेटा यहाँ पे पहुंच जाएगा हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। लेट अस सपोज उस वेलोसिटी का नाम हम रखेंगे v1। फिर यहाँ से ये नीचे आएगा और पहुंच जाएगा यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी होगी v2। फिर फाइनली यहाँ से नीचे गिर के ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी मान लो v3। तो हमें इस v1, v2, v3 का निकालना है वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये एक छोटी सी पहाड़ी है और इसके 3 पीक्स हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पहले ये जो हाईएस्ट पीक है इस पे एक ऑब्जेक्ट है, सारे सरफेसेस स्मूथ है। जब इसको आप यहाँ से गिराओगे तो ये नीचे आएगा, फिर खुद ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लास्ट पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हमें निकालना है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको मान लो आप पोजीशन फर्स्ट, दिस इज पोजीशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करोगे, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो 0 है, इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है, क्योंकि स्मूथ सरफेसेस है तो फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो बेटा जो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे होगी ना, इस टॉप पे, वही यहाँ पे भी होगी। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो मैं लिखूंगा मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन फर्स्ट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सेकंड विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन थर्ड एंड विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन फोर्थ। ठीक है, अब पहली पोजीशन पे देखो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है बेटा। टोटल इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो 0 है,
तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, पर इसकी जो यहाँ पे हाइट है ना वो 100 मीटर की है, तो यहाँ पे इसके पास जो है एनर्जी वो है पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है दैट इज mgh। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है वो mgh है। फिर जब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी हाइट भी है और वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे इसके पास mgh भी होगी, 1/2 mv² भी होगी। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हाइट है और वेलोसिटी है, तो दोनों एनर्जीज होंगी। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइट 0 है तो खाली वेलोसिटी है, तो खाली काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है बेटा mgh, और हाइट कितनी है यहाँ पे 100। तो पहले पोजीशन पे मैं ऐसे लिखूंगा, पहले पोजीशन पे mgh, ठीक है। दूसरे पोजीशन पे इसका मैं नाम रखूंगा h1, इस हाइट को मान लो नाम है h1। यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है एक तो mgh2 है, इस हाइट का मान लो h2, और वेलोसिटी है v1 प्लस 1/2 mv1²। ठीक है, दिस इज इक्वल थर्ड पोजीशन। यहाँ पे इसकी हाइट मान लो h3, तो एनर्जी है mgh3 प्लस 1/2 mv2², क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v3। फिर लास्ट पे जो इसकी एनर्जी है, यहाँ पे हाइट तो 0 है तो खाली एनर्जी बचेगी 1/2 mv3²। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो h1 है इसका वैल्यू दिया है ना 100 मीटर, और m भी दिया है तो इसका वैल्यू आ जाएगा। पहले आप करो ये और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लो, h दिया है, h2 दिया है, m दिया है, तो वहां से v1 का वैल्यू निकालो। फिर इक्वेशन 3 और ये पहली टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट करके v2 का वैल्यू निकालो। फिर इसी तरह फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करके v3 का वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, सो मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन करना है। तो कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी। तो आप यहाँ पे निकालो टोटल एनर्जी कितनी है, फिर उसी से यहाँ की एनर्जी निकलेगी, क्योंकि हाइट दी है आपको, खाली काइनेटिक निकालनी है। वही यहाँ पे भी होगा, वही बेटा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज द थ्योरम ऑफ और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो बेटा, चलो ये तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैंने एक्सप्लेन किया विद डिफरेंट एग्जांपल्स। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया। अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट का आ जाता है दैट इज मैकेनिकल पावर। बेटा ये पावर को एक्सप्लेन करेंगे हम। मैकेनिकल पावर क्या होता है, इसका जो सिंबल है वो P है। बेटा बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि वर्क, पहले हमने वर्क अंडरस्टैंड किया और मैंने आपको बताया बेटा वर्क इज बेसिकली ए मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क होता है एनर्जी ट्रांसफर, और ये एनर्जी ट्रांसफर कौन करता है, फोर्स। कैसे करता है, जब ये किसी बॉडी पे एक्ट करता है और उसको डिस्प्लेस करवाता है, तो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट बाय दिस फोर्स ये एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसको हम कहते हैं वर्क। पर यहाँ पे कंडीशन है कि ये डिस्प्लेसमेंट और जब ये फोर्स एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब बेटा ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है ना, एक होता है कि एक बॉडी ने, ये एक फोर्स ने कितनी वर्क की, दूसरा होता है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन का मतलब है कि ये जो वर्क हो गई, ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर ली इस फोर्स ने, ये कितने टाइम में इसने कर ली। बेटा जब आप वर्क या एनर्जी के साथ टाइम को जोड़ते हो, जब आप एनर्जी ट्रांसफर के बदले रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फाइंड आउट करते हो, जब आप वर्क डन के बदले रेट ऑफ डूइंग वर्क फाइंड आउट करते हो, उसी को हम फिजिक्स में कहते हैं पावर। ठीक है, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क हो रही है ये किस रेट पे हो रही है। रेट का मतलब है कि कितने टाइम में ये वर्क हुई है। वर्क का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर, तो पावर का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन है पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और आप कह सकते हो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि वर्क का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर। सो पावर का जो मतलब है, बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फाइन, शाबाश। अब देखो बेटा ये जो पावर है ना, इसको जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं इसको। एक को हम कहते हैं बेटा एवरेज पावर, एवरेज पावर, और दूसरे को हम बेटा कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, और ये वही है कॉन्सेप्ट, वही है जैसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जब भी रेट आ जाती है, जब भी विद रिस्पेक्ट टाइम आ जाता है, एक होता है टोटल टाइम में कितना काम हुआ, कितनी वर्क हुई, दूसरा हुआ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना वर्क डन हुआ है। तो बेटा ये जो एवरेज पावर है, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज what is the total amount of work done and what is the total time taken for this work done, दोनों का रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कहते हैं एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज बेसिकली, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितनी हुई है डिवाइड आप करेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इस वर्क डन में कितना लगा है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो, उसको कहते हैं एवरेज पावर। सो एवरेज इज ऑलवेज टोटल बाय टोटल। So if W is the total work done and T is total time taken, so W by T जो है that is the average power. Or you can say if E is the total energy transferred and T is total time taken, so E by T is average power. Instantaneous power का मतलब होता है कि what is the energy transferred at a particular instant of time or work done at a particular instant of time. और आपको याद है जब हम instantaneous निकालते हैं तो हम करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है दैट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है आप स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहे हो, उस स्मॉल टाइम इंटरवल में कितनी वर्क डन हुई है उसको हम फिर कहते हैं व्हाट इज द वर्क डन एट ए पर्टिकुलर एट ए गिवन इंस्टेंट। एक हो गया हमें बताओ t इक्वल टू 3 सेकंड से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड तक कितनी वर्क डन हुई है, दैट इज एवरेज पावर। दूसरा हो गया व्हाट इज द वर्क डन एट t इक्वल टू 5 सेकंड at a particular time, that is instantaneous power. So this is basically small work done by small time and this is total by total. So small work done by small time को हम mathematically directly लिखते हैं dW by dt. This is called as rate of doing work. This is the instantaneous power, the work done at a particular instant of time. So total work done is total average power is total work done by total time, instantaneous power is dW by dt. That is when we find the derivative of work done with respect to time, we actually find the power at that instant। ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो dW by dt है वर्क डन के बदले हम लिख सकते हैं f dot ds, because small work done can be written as f dot small displacement, ये आपको पता होगा, डिवाइड करेंगे हम dt। अब ये dt हम इस ds के साथ लगाएंगे तो ये बनेगा f, ऐसे ही रहेगा ds by dt, तो ऐसे बनेगा बेटा। सो ये बनेगा f डॉट व्हाट इज ds by dt, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वी कॉल दैट वेलोसिटी। तो बेटा ये इंस्टेंटेनियस पावर की आपकी एक और डेफिनेशन बन गई, दैट इंस्टेंटेनियस पावर जो है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी को, सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज जीरो, व्हाट विल बी पावर जीरो। क्यों? क्योंकि एफ डॉट वी का जो मतलब है दैट इज एफ इंटू वी इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड इसी से निकालते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, cos of that angle. So if this theta, the angle between force and velocity is zero, the power done is, the power delivered is zero. ठीक है बेटा, so this is the basic definition of power, this is your average power and this is your instantaneous power। और इसका जो यूनिट है बेटा, पावर का जो यूनिट है वो यहाँ से आएगा, दैट इज वर्क बाय टाइम, दैट इज जूल पर सेकेंड। सो जो ऐसा यूनिट है पावर का दैट इज जूल पर सेकेंड, और इसको हम कहते हैं बेटा वाट, वी कॉल दिस जूल पर सेकेंड एज द वाट। ठीक है, तो इसके जो ऐसा यूनिट अब बनता है वो वाट, पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वाट है। और इसके जो हायर यूनिट्स है वो है मान लो 1 किलो वाट दैट इज 10 रेज पावर 3 वाट, 1 मेगावाट दैट इज 10 रेज पावर 6 वाट एंड सो ऑन। एक और यूनिट है इसका उसको हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं, दैट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है ये भी बेटा पावर का एक यूनिट है, इसको HP से डिनोट करते हैं। सो दिस इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। और आप याद रखेंगे 1 HP जो है दैट इज इक्वल टू 746 वाट, इसको याद रखेंगे। हॉर्स पावर इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ पावर, दिस इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड 1 हॉर्स पावर जो है दैट इज 746 वाट। हम हमारे घर में जो मोटर्स वगैरह लगे होते हैं ना, जो पानी ऊपर ले जाते हैं, उनको जब हम खरीदते हैं तो उनका जो यूनिट आ जाता है ना कि आपने कौन सा मोटर खरीदा है,
तो हम कहते हैं 1 HP, 2 HP, आधा HP, तो उसका जो यूनिट आ जाता है ना बेसिकली वो यही हॉर्स पावर आ जाता है। तो हॉर्स पावर जो है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स पावर, और एक हॉर्स पावर का मतलब है 746 वाट, दैट इज 746 जूल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर। अब चलो बेटा मैं कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स आपको पावर पे करवाता हूं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारे पास एक मोटर है। A motor lifts 6 tons of water from a well of depth 25 meter to the first floor of height 35 meter from the ground floor in 20 minutes. The power of the pump is, ऐसे है हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे है, ये मान लो ग्राउंड सरफेस है, तो ये बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है इस बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो 35 मीटर की है, 35 मीटर। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, या इसको आप कह सकते हो दिस इज ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो हमारे पास एक मोटर है, वो मोटर जो है वाटर पंप करता है और अंडरग्राउंड वाटर पंप करता है। मान लो यहां से वो वाटर लाता है, और कितने डेप्थ से लाता है, ये जो डेप्थ है ये 25 मीटर की दी है। ठीक है, तो बेटा एक मोटर लगा हुआ है, ये मोटर मान लो यहाँ पे है, दिस इज योर मोटर। ये मोटर क्या करता है, ये यहां से, ये ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस से आपको नीचे जाना है 25 मीटर, वहां से ये मोटर पानी को लाता है और इसको ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक ये ले जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर। तो आपको यहां से ये पानी यहां तक ले जाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में लिखा है, फिर से देखो बेटा मैं पढ़ता हूं फिर से। ए मोटर पंप लिफ्ट 6 टन्स ऑफ वाटर। ये जो है यहां पे लिखा है कि 20 मिनट्स में ये 6 टन्स ऑफ वाटर लिफ्ट करता है। 20 मिनट्स में ये जो मोटर है ना 6 टन्स ऑफ वाटर लिफ्ट करता है फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर टू द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर की हाइट है 35 मीटर। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ दिस मोटर। हमें इस मोटर का जो है वो पावर निकालना है कितना है। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो, आपको पावर निकालना है यहां से यहां तक। तो पावर की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज टोटल वर्क बाय टाइम। तो यहां पे वर्क किसको करनी पड़ती है, मोटर को। कौन सी वर्क करनी पड़ती है, इसको यहां से वाटर ले जाना है यहां, तो यहां से यहां ले जाने का मतलब है कि यहां जो वर्क आएगी वो वर्क इसको जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्योंकि जब ये यहां से यहां लाएगा तो यहां से यहां तक कितनी वर्क हुई, दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे वाटर था आपका, ये यहां पे वाटर है, तो आपको देखना है कि जब ये मोटर इसको यहां से यहां फर्स्ट फ्लोर तक ले जाएगा तो वर्क डन कितनी होगी। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको देखना है यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है। सो यहाँ पे जो वर्क डन आएगी दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर बेटा, mgh डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मास जो है वाटर का, कितना वाटर ये ऊपर ले जा रहा है, दैट इज 6 टन, और 6 टन जो है वो हो गया बेटा 6000 kg। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ वाटर 6 टन, दैट इज 6000 kg इनटू g इज 10, और हाइट कितनी हाइट को ले जाना है, यहां से यहां तो 25 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां है 35 सेंटीमीटर, टोटल आप ऐड करोगे तो वो आ जाएगा बेटा 65 मीटर। ठीक है, तो ये निकला टाइम, कितने टाइम में ले जाता है 20 मिनट, तो 20 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो बेटा ये यहां से जो आंसर आएगा दैट इज द पावर ऑफ दिस मोटर। ठीक है, जो यहां से यहां वाटर ले जाता है, हमने क्या किया, हमने कितनी एनर्जी डिलीवर करता है या कितनी वर्क ये करता है, वो वर्क हमने कैसे निकाली, हमने देखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो डिवाइड कर लिया टाइम, तो वहां से हमारा जो है इस मोटर का पावर आ गया। चलो बेटा एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, ये बहुत बार पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज, ए बॉक्स इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन delivering constant power. The distance moved by the body in time t is proportional to। देखो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है, ये एक बॉक्स है, सो दिस इज अ बॉक्स, ए बॉक्स इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। इस बॉक्स को जो मूव करवा रही है ना मशीन,
वो मशीन का जो पावर है दैट पावर इज कांस्टेंट, दैट डिलीवरिंग ऑफ दैट पावर बाय दैट मशीन इज कांस्टेंट। पावर यहाँ पे कांस्टेंट दिया है। हमें देखना है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल। मान लो अगर इसने डिस्टेंस s मूव की है इन टाइम t, तो हमें इस s और t के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। हमें देखना है दिस s इज प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 1/2 और दिस s इज प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 3/4 और दिस s इज प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 3/2 और वेदर दिस s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा फिर से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। इस बॉक्स को एक मशीन आगे ले जा रही है और जो मशीन जो पावर डिलीवर करती है वो पावर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये मशीन आगे स्ट्रेट लाइन में जाती है। मान लो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना दैट इज x, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया है लेट अस सपोज दैट टाइम इज t। हमें इस डिस्टेंस और इस टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। हमें देखना है कि ये जो डिस्टेंस है इज दिस प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 1/2 और t रेज पावर 3/2 और t रेज पावर 3/2 और t स्क्वायर। ठीक है, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं करनी, हमें खाली डिस्टेंस और टाइम के बीच में देखनी है रिलेशन। तो यहाँ पे जो दिया है हमारा वो है कि पावर आपका कांस्टेंट है। हम बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, हम एक मेथड फिलहाल करते हैं। पावर का क्या मतलब है? पावर का मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वर्क जो है बेटा, वर्क के बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So let us suppose this W is equal to 1/2 mv square. We are assuming कि इसकी initial kinetic energy 0 थी और final इसकी जो velocity है that is v. So change in kinetic energy is 1/mv square. So work done is equal to change in kinetic energy divided by time, और ये जो है ये constant है, this k is constant. फिर से देखो बेटा, पावर है कांस्टेंट, हमने वर्क डन बाय टाइम लिखा कांस्टेंट, वर्क के बदले हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा, हमने थ्योरम यूज की दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं करनी, हमें खाली रिलेशन देखना है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस टी को इधर ले आओ आप, तो ये बनेगा 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू kt। ये जो t है k है ये कांस्टेंट है। अब बेटा इस 1/2 भी कांस्टेंट है और ये जो मास है ये भी कांस्टेंट है और ये k भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट्स को छोड़ के हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आ जाता है v स्क्वायर, हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, यहाँ का t इज टाइम, बाकी कांस्टेंट्स को छोड़ के। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस v इज प्रोपोर्शनल टू √t, लिख सकते हैं बेटा। अब v के बदले हमें बेसिकली डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो v को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, v के बदले हम लिखेंगे ds/dt, दिस इज प्रोपोर्शनल टू √t। ठीक है, अब देखो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये t को हम यहाँ लाएंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद ds is proportional to √t dt, यही बनेगा बेटा ये इक्वेशन। फिर इंटीग्रेट कर लो तो ये कैंसिल, सो s will be equal to t इंटीग्रेशन ऑफ t, सो इसका जो अभी पावर है वो रूट है दैट इज 1/2 dt, इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे वो आएगा t 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, सो s will be equal to t raised power 3/2 डिवाइड बाय 3/2। अब इस 3/2 को छोड़ो, ये कांस्टेंट है, तो आपकी जो रिलेशन आ जाती है दैट इज s इज प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 3/2। ठीक है, सो s इज प्रोपोर्शनल टू t रेज पावर 3/2, सो योर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस एंड टाइम। चलो बेटा एक और क्वेश्चन हम करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बेटा द क्वेश्चन इज an electric pump is used to fill an overhead tank of capacity 9 meter cube kept at a height of 10 meter। ये मान लो ग्राउंड सरफेस है और ये आपके पास यहाँ पे एक टैंकी है, दिस इज अ टैंक, और ग्राउंड सरफेस से ये कितनी हाइट पे है, 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट पे ये टैंकी लगी है और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 9 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। एक टैंकी है हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 9 मीटर क्यूब, और ये जो ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पे है, 10 मीटर की हाइट पे। ठीक है, तो एक पंप हम यूज करते हैं और वो इसको फिल करता है 5 मिनट्स में। इसको फिल करने के लिए
5 मिनट्स का टाइम लगता है टू फिल दिस टैंक। एक मोटर हम यूज कर रहे हैं और जो मोटर हमारे पास है उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 किलोवाट का मोटर है। 10 किलोवाट का मोटर है हमारे पास और ये जो 10 किलोवाट का मोटर है ना, ये इस टैंकी को 5 मिनट में फिल करता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस पंप। हमें इस पंप की एफिशिएंसी निकालनी है। तो बेटा आप याद रखेंगे ये जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी की जो फॉर्मूला है, एफिशिएंसी को हम नीटा से डिनोट करते हैं। दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ पे पावर कितना बेटा ये डिलीवर करेगा और ये जो इसकी मोटर की जो ओरिजिनल अपना जो पावर है वो कितना है। एफिशिएंसी होता है बेसिकली आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट पावर कितना है और इनपुट पावर कितना है। इनपुट है ये जो मोटर है, इसका जो अपना पावर है वो कितना है, वो 10 किलोवाट का है। और आउटपुट पावर होता है कि हम देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि यहां से यहां तक जब ये इस वाटर को ले जाएगा और इस टैंक को फिल करेगा 5 मिनट्स में, तो पावर डिलीवर कितना होगा, पावर डिलीवर कितना होगा। तो वो पावर डिलीवर को हम कहते हैं बेटा बेसिकली आउटपुट पावर। हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय दिस पंप, दैट इज आउटपुट पावर। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस मोटर और दिस पंप, इसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इनपुट पावर। ठीक है, तो इनपुट पावर तो यहाँ पे दिया है 10। अब हम निकालेंगे आउटपुट पावर, पावर डिलीवर कितना हो रहा है। सो आउटपुट पावर कितना हो रहा है, इसकी फॉर्मूला बेटा वर्क डन बाय टाइम, और यहाँ पे वर्क डन कितनी हो रही है, दैट इज mgh। यही फॉर्मूला है वर्क डन की, डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये 5 मिनट में कितना मास, कितना पानी ऊपर ले जाएगा, पर हमें उसका वॉल्यूम दिया है, पानी का वॉल्यूम दिया है। और जब बेटा वॉल्यूम दिया है ना, इसका मतलब आपको मास कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम में। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो बेटा, जो डेंसिटी होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के बदले आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है ना वो होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज अ कांस्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो मास है, इस मास के बदले हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, और g और h ऐसे ही रख लो, डिवाइड बाय टाइम। अब डेंसिटी का वैल्यू आप क्या देंगे बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 9 मीटर क्यूब, दैट इज 9 इंटू जी का वैल्यू है 10, और h हाइट जो है यहाँ पे वो भी 10 है, और डिवाइड आप करेंगे टाइम। टाइम कितना लगता है 5 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 किलोवाट। किलोवाट्स में इसका आंसर आएगा 3 किलोवाट। तो जो यहाँ पे आउटपुट पावर है, जो पावर डिलीवर हो रहा है, दैट इज 3 किलोवाट, और जो अपनी कैपेसिटी है मोटर की पावर की वो है 10 किलोवाट। सो आउटपुट इज 3, इनपुट इज 10। सो जो आपकी एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 3/10। ठीक है, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर, एंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर कम्स आउट टू बी 3/10। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट पावर, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स आपको कराई, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया। अब आप कुछ और प्रॉब्लम्स बेटा एक्सप्लोरर से या किसी बुक से जो है देख के सॉल्व कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।